जहां तक पिछली क्लास का क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि आज हम लोग ना इन्वेंट्री पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें और है जिन्हें हम जान लेते हैं। डिस्काउंट की बात करी थी पिछली बार, ट्रेड डिस्काउंट की बात करी थी हम लोगों ने, और हमने कैश डिस्काउंट की बात भी करी थी। और ये जितना भी दिख रहा है ना आपको, 27 तक, यहाँ आपके सिलेबस में इतना है सिर्फ, इतना तक, 26 तक। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो टर्म्स आ रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन 11th एज वेल एज इन 12th। तो हम बाकी की टर्म भी पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी आपके टीचर बोले कि ये तो सिलेबस में नहीं था, मतलब आप बोलें कि ये सिलेबस में नहीं था, पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। रिबेट मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। बेड डेट भी बताया था कि दैट कैन नॉट बी रिकवरेबल, दे आर नॉट। बैलेंस शीट भी आपको मालूम है क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है बैलेंस शीट? अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। क्या होती है बैलेंस शीट? बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डेट पे, साल के आखिर में, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद आपको क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। जब हम समराइजेशन करते थे, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमें पता चलता था प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन, फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी बैलेंस शीट से। ये हमने किया। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपकी एसेट्स अपीयर होती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। आपने कोई मशीन 50 लाख की खरीदी, लेकिन वो डिप्रिशिएट यानी कि धीरे धीरे डाउन होते होते क्या हो गया? अभी डिप्रिशिएशन नहीं डिस्कस किया था ना मैंने आप लोगों के साथ? हैव आई डिस्कस डिप्रिशिएशन? थोड़ा सा। ये नेम दक्ष। ठीक है जी। दक्ष को दे दीजिए। अ, चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ आपके पास कि बुक वैल्यू जो होती है, जिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीजें दिखती हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हो गया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैंने कहा था आज बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से एक और चीज। मैंने जैसे बताया कि ये पेन है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस पेन। तो अगर मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करूंगा तो इसमें मेरा क्या क्या चीज लगेगी? ऑब्वियसली माई मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन दिस। लेकिन वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करूंगा मैं? मैन्युफैक्चरर हूं मैं। प्लास्टिक खरीदूंगा, बॉडी खरीदूंगा, रिफिल खरीदूंगा, और रिफिल के अलावा इस पर लगने वाला स्टिकर बनवाऊंगा, इसका इसकी पैकेजिंग बनवाऊंगा, फिर बड़े बड़े पैकेजिंग बनाऊंगा, फिर कार्टन वाली पैकेजिंग बनाऊंगा, मेरा खर्चा लगेगा। यानी कि एक पेन को बनाने में मेरा मान लो 25 रुपीज का खर्चा आ रहा है। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट, वो कहलाती है एक पेन को बनाने में, जब मेरा इतना खर्चा आता है। ठीक है जी। तो मेरा एक पेन को बनाने में, मैंने बोला कि मेरा प्लास्टिक, इस पेन को बनाने में सपोज मेरा प्लास्टिक लगता है, सपोज रुपीज 3 का। और मेरा इंक लग रही है मान लो मेरी, वो लग रही है मान लो रुपीज 3 रुपए की। और पैकेजिंग जो हो रही है मेरी, पैकेजिंग, सपोज वो पैकेजिंग हो रही है मेरी रुपीज 1 की। तो ये कितना हो गया? 7 रुपीज, 7 रुपए हो गए। ठीक है। बस इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन रख रहा हूँ 10 रुपए का। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 17 रुपीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैंने एक पेन, जिसको बनाने में मुझे 7 रुपीज का खर्चा आया था, तो बेचा 17 रुपीज में, तो जो 17 रुपीज है दैट विल रिफ्लेक्ट मेरा सेलिंग प्राइस। और जो ये 10 रुपए है, ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा? इसी पेन को मैंने कितने में बेचा? 17 रुपए में बेचा। इसको, वो पेन जो मैंने 17 में बेचा, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी थी? 7 रुपीज थी। तो मेरा प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 10 रुपए का दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझिएगा कि गुड्स विच वी आर गोइंग टू सेल आउट इन द मार्केट, उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। कहाँ यूज होता है वो? मुझे मालूम है कि मेरा सेल्स प्राइस है 5 लाख रुपीज, मेरी कॉस्ट प्राइस है 4 लाख रुपीज, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस? देखिए, मेरे मैं एग्जाम्पल लेके चलूं यहाँ पर। मैं लेके चलूं, मेरे पास सेल्स प्राइस, मेरा जो सेल्स है, थोड़ा रुकिए, मेरा जो सेल्स है, सेल्स सेल्स मान लो मेरी है 5 लाख रुपीज की। कितना है सेल्स मेरी?
सेल्स मेरी है 5 लाख रुपीज की, ठीक है। और कॉस्ट वो मेरी कितने की है, 2 लाख रुपीज की। तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, माई प्रॉफिट इज 3 लाख का। दूसरी तरफ मेरा सेल्स कितने का है, 5 लाख रुपीज का, लेकिन मेरी कॉस्ट जो थी कितने की थी वो, 6 लाख रुपीज। अब बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। कितने का लॉस है मेरे पास यहाँ पर, 1 लाख रुपए का लॉस है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है हमारे पास वो क्या होता है जरा जानिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, उसके लिए इसको हम करते हैं, ठीक है। अच्छा आपने देखा था ना कि कश्मीर में अटैक हुआ था, तो उस समय पर जो एयरलाइंस थी उन्होंने किराया कितना कर दिया था, 25,000, 27,000। कश्मीर से दिल्ली आने का किराया 25,000 तक पहुंचा दिया था, ठीक है जी। आज अगर आप दिल्ली से कश्मीर आने जाने का किराया देखो तो पता कितना किराया दिख रहा है, 4,200 रुपीज। और यहाँ से जयपुर जाने का किराया 4,900 रुपीज है। अब बताओ जयपुर नजदीक है या कश्मीर नजदीक है, जयपुर नजदीक है। तो जयपुर का किराया तो कितना होना चाहिए था, कम होना चाहिए था ना कश्मीर। जयपुर का किराया 4,900 है, कश्मीर जाने का किराया कितना है, 4,200 है। अब एयरलाइंस क्या करती है, मिनिमम फेयर रखना होता है, उससे कम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक प्लेन लेके जा रहे हैं उसमें फ्यूल लगता है, फ्यूल के बाद क्रूज होता है उसके उसके पैसे लगते हैं, खाने पीने अगर आप दे रहे हैं उसका लगता है, मेंटेनेंस लगती है, बहुत कुछ लगता है। उसके हिसाब से फ्लाइट का किराया डिसाइड करते हैं, मिनिमम उतना डिसाइड करते हैं। इसके बाद तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जैसे कुंभ का मेला चल रहा था प्रयागराज जाने के लिए, फ्लाइट के किराया 17,000, 18,000, कितना दूर है उसमें, 31,000, 32,000 तक चला गया था किराया। तो वो क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड आती है, आप ट्राई करके देखना। आप फ्लाइट बुक करिए जैसे यहाँ से गोवा की, पहली बार में अपने फोन से करिए, अपने कंप्यूटर से करिए, उसके बाद लॉग आउट हो जाइए। जब आप दोबारा करेंगे ना, प्राइस नहीं मिलेगा आपको, बढ़ जाएगा। फिर लॉग आउट हो जाइए, फिर तीसरी बार करिए आप, और बढ़ के मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर आप किसी और डिवाइस से करेंगे तो आपको वही रीजनेबल प्राइस दिखेगा। लेकिन जब आप उसी डिवाइस से 3 4 बार करते हैं ना, तो एयरलाइन समझ जाती है, उनके बॉट होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते चले जाते हैं। एनीवे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने की या किसी सर्विसेज को रेंडर करने की, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ठीक है जी। ये किस काम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के काम आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। थोड़ा आगे चलें जरा, अब देखिए जरा, डेबिट हमने बोल दिया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, डेबिट और क्रेडिट क्या चीज थी, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी थी, इनके हिसाब से हम क्या कर रहे थे, चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। डेबिट किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड आता है, क्रेडिट कौन सा होता है, राइट हैंड साइड होता है। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब इसका डिस्कशन आपके साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो आगे चलें थोड़ा सा जरा इसको लेके। अब एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, वो देखिए क्या है। यहाँ पर हमारे पास आया क्या, डेप्रिसिएशन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बताइए। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है जी। कैसे, कितना डिक्रीज, अब जैसे बिलाल बोल सकते हैं ना, बिलाल कितने साल के हो गए बेटा, 16 का, 16 साल का है, कभी कभी गाना गाता है, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, मिल जाए नैना, ऐसे गाना गाता है अकेले में। कोई बात नहीं, 18 बरस का हो गया ये। पापा ने बोले उसको, चलो बेटा आओ बिलाल तुम्हें गाड़ी दिला के लाते हैं। कहने का पापा मजाक तो नहीं कर रहे आप, अरे बेटा तेरे से मजाक करूंगा तो 18 का हो गया, चल गाड़ी दिलाते हैं। पापा इसे लेके चले गए रोल्स रॉयस फेंटम के शोरूम में, ठीक है, और दिला दी इनको, करीब करीब हायर वर्जन 12 करोड़ का, ठीक है जी। ये बैठा गाड़ी में और दो मचाले धूम स्टाइल में, इसने सोचा, लोगों ने बोला बी केयरफुल, गाड़ी का पिकअप वगैरह बड़ा फास्ट होता है और इतनी महंगी गाड़ी होती है, ठीक है। शुरू में जैसे ही बैठा, आपने देखा होगा ना ऑटोमेटिक गाड़ी में भी क्या होता है, एक्सीलेटर होता है और ब्रेक होता है, ये ध्यान नहीं रहा, इसने भला में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी उड़ती हुई गई सामने, पेड़ से टकराई, गाड़ी का मुंह ऐसे खुल गया। 10 करोड़ की गाड़ी थी, मुंह खुल गया। पहली कहीं देखे ना यूट्यूब में वीडियो, डिलीवरी लेते समय लोग क्या उल्टा पुल्टा, कभी गाड़ी उल्टी करते हैं, कभी सीधी करते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। वो 10 करोड़ की गाड़ी की क्या कीमत है जब उसका मुंह ऐसे खुल गया था, कैन एनीबडी टेल मी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कीमत होगी उसकी, बताइए। समारा, अन्वेषा, वीरेन, बताइए।
क्या कीमत हो सकती है? 10 करोड़ की गाड़ी पहले दिन ही पेड़ से टकराई और उसका मुंह फट गया आगे से। हाँ। एक बार पता है क्या हुआ? अ, सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने एक रोड है, वहां पर ऐसी कोई रोल्स रॉयस या कुछ और थी, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पटरी से टकरा के। और पुलिस वाले तो पता क्या कर रहे थे, उसके टायर वायर संभाल के जिप्सी में रख रहे थे अपने। एक ही टायर उसका 7.5 लाख 10 लाख का इस तरह का टायर था वो, और समेट रहे थे सारा उसका। ऐसा भी हो जाता है। ऑब्वियसली 10 लाख 10 करोड़ नहीं मिलेगा, देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू। 2 2.5 3 4 करोड़ ऐसा हो जाएगा, खर्चा लगेगा उसमें। विल इट बी डेप्रिशिएशन? विल इट कॉल बी डेप्रिशिएशन? नहीं, डेप्रिशिएशन ये नहीं होता। डेप्रिशिएशन होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ यूसेज। आप भाई आपने कोई गाड़ी खरीदी 2012 में, बिल्कुल नहीं चलाई, तो 2025 में उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, चाहे किलोमीटर बिल्कुल भी ना चले हो। या आपने गाड़ी खरीदी 2024 में, 2 लाख किलोमीटर चला दी, अब क्या हो जाएगा? अब उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। Depreciation is a gradual decrease in the value of an asset due to passage of time, due to क्या, usage, due to accident, due to change in technology। आप देखते हैं, मेरे एक पड़ोसी ने क्या करा, i20 खरीदी, और उसके एक करीब 6 महीने बाद i20 का नया वर्जन आ गया। क्या करोगे बताओ? पुराने वर्जन की तो वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ना फिर, नया वर्जन आने से। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और बेटा डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है किस पर? टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स पर लगता है। इज दैट ओके? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? टेंजिबल एसेट्स पे लगेगा। चलो जी ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंटेंजिबल एसेट्स। क्या होती थी वो? पेटेंट, कॉपीराइट। तो बेटा समझना, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? अमोर्टाइजेशन। ये भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, लेकिन कौन सी होती है? इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। ठीक है। और एक और शब्द होता है हमारे लिए, क्या? डिप्लीशन। डिप्लीशन ये किसके लिए यूज होता है? वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वेस्टिंग एसेट्स। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वेस्टिंग एसेट्स? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। सुनिए, वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं आपके? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है ऐसे। तो डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, इसका ध्यान रखना आपने। डिप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा हो ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने क्या कर रखा होता है? दवाइयों की इन्वेंशन कर रखी होती है, एंड एज पर यूएसए उनको 100 ईयर का पेटेंट राइट मिलता है। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, वर्ल्ड में जितनी भी इन्वेंशन हुई है, वो 1921 से 30 के बीच में हुई थी मेडिसिन की, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि यूएसए उस समय ग्रो कर रहा था। 1925, ये 2025, 2026, 27 में बहुत सारी दवाइयां जो होंगी, वो पेटेंट के पंजे से बाहर निकल जाएंगी। यानी कि 100 साल तक तो पेटेंट चलता है एज पर इंटरनेशनल लॉ, इंडिया का लॉ भी है। 100 साल के बाद कोई भी व्यक्ति उस दवाई को बना सकता है। जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन थी जो कि अमेरिकन कंपनी ने बनाई थी, 100 ईयर तक उन्होंने प्रॉफिट कमाया। नाउ दे आर आउट ऑफ पेटेंट एरिया। अब तो कोई भी बना सकता है। अगर आप पेटेंट की चीज को खुद बनाते हैं आप बिना लाइसेंस लिए, तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, यू विल बी पेनलाइज, यू विल बी इम्प्रिजन्ड ऑल्सो। लेकिन 100 साल पूरा हो गया, अब इट इज ओपन टू एवरीबडी, अब कोई भी बना सकता है उसको। तो बहुत सारी मेडिसिन जो है, इस 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 डेकेड में, 20 से लेकर 30 वाले डेकेड में सब सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उसका पेटेंट का राइट खत्म हो चुका है, 100 100 साल वाला। तो अब मान लो आपके पास एक पेटेंट है जो कि 5 साल में खत्म होने वाला है, तो क्या वैल्यू रहेगी उसकी? कुछ भी नहीं। कौन खरीदेगा? कहेंगे 5 साल रुक जाते हैं फिर खरीद लेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? अमोर्टाइजेशन। बोलिए। हाँ हाँ, वो तो एबनॉर्मल लॉस है ना बेटा, वो डिप्रेशन की कैटेगरी में थोड़ी बोलूंगा मैं। छोटे मोटे खरोच लग जाती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी क्या चला रहे हैं, जैसे मान लो एक बार एक ऐड देखा होगा आपने, एक आदमी गाड़ी बैक कर रहा होता है, फिर पूछता है लगा क्या, लगा क्या, लगा क्या? जब लग जाती है तो बच्चा बोलता है हाँ लग गई। बच्चा शरारती होता है, गाड़ी बैक करा रहा होता है, पूछता है लगा मतलब आदमी ड्राइवर पूछ रहा होता है लगी क्या, लगी क्या, लगी क्या? कुछ नहीं पता, नहीं लगी क्या, नहीं। और जब गाड़ी लग जाती है तब बोलता है, हाँ लग गई अब।
अब तुम बैक करा रहे हो और तुम्हारा बम्पर टूट गया है, ठीक है, क्या दैट विल बी अ रीजन कि आपकी गाड़ी की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्क्रैच लग गया आपकी गाड़ी में, ठीक है, आपकी गाड़ी का पेंट उड़ गया, आपने बहुत दिन तक धूप में खड़ी करके रखी, ठीक है, या आगे से छोटी टक्कर हो गई वैसा। लेकिन वो तूफानी टक्कर जिससे गाड़ी पूरी बर्बाद हो जाए वो थोड़ी बोला जाएगा। ये आपकी गाड़ी खड़ी थी, पेड़ गिर गया उसके ऊपर पूरा, गाड़ी ऐसे ऐसे नाव बन गई गाड़ी की, फिर तो कूड़ा बनेगी ना गाड़ी, वो डिप्रिसिएशन थोड़ी होगा, वो तो खत्म हो गई गाड़ी आपकी। तो यहाँ पर आपके पास डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्रीशन टर्म आई है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी नोट्स में अगर कहीं ना कहीं गिवन होगी। डेबिट क्रेडिट हम बोल चुके हैं पहले आपके पास। और ये डेप्रिसिएशन आया था ना यहाँ पर, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज ऑब्सोलेसेंसेस। और ये आपका फ्लेक्स ऑफ टाइम हो सकता है। ऑब्सोलेंस मतलब कि गाड़ी क्या हो जाए, ट्रेंड से बाहर हो जाए, मतलब उस तरह का मॉडल ही नहीं बनते हो आप, वैसा करके होता है। आपने देखा हो ना, पुराने जमाने की एम्बेसडर बनती थी, फेट बनती थी, कंटेसा क्लासिक होती थी, कहाँ दिखती हैं गाड़ियां वो विंटेज कार रैली होती है उसमें निकलती हैं, इसके अलावा निकलती ही नहीं है, ठीक है जी। तो डिप्रिशिएशन के साथ साथ तीन टर्म मैंने और बता दिया आपको, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसे बिजनेस एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मेरी बिजनेस एंटिटी, आपका बिजनेस है, आपकी बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना, शर्मा ब्रदर्स, ये क्या होता है, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। वर्मा एंड सन्स, ये क्या कहलाता है, बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। और हम बोले रमन एंड डॉटर्स, मैंने एक जगह देखा था, एक जगह पे शर्मा एंड डॉटर्स लिखा था उसने, वो भी हो जाता है, ठीक है ना। सार्थिक एंड वाइव्स, हाँ, ऐसा होगा क्या, चलाएगा ऐसा बिजनेस, नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने मजाक ले लिया, सीरियसली मतलब पता चला मम्मी ये क्या कर रहे थे सर मुझे, कार्तिक एंड वाइव्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटिटी कहलाते हैं। मारुति हो गया, टिस्को, बजाज ऑटो, रिलायंस, मेट्रो, ये सब आपकी क्या एंटिटी हैं। इकोनॉमिक यूनिट विच में बी अ बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। अब आपके जो दादाजी हैं वो भी तो एक एंटिटी हैं, आपकी नानी है वो भी तो एंटिटी हैं, ठीक है। वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो इंडिविजुअल एंटिटी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। एंट्री किसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको एंट्री बोलते हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड अ सिंगल एंट्री, एंट्री कहते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश बुक में रिकॉर्ड करें, परचेज में, सेल्स बुक में, सब्सिडरी में रिकॉर्ड करें, उसे एंट्री बोला जाता है। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं भाई, क्या नाम है आपका, सार्थक, ठीक है। अगर हम सार्थक को रात को किसी पानी के ड्रम में डाल दें, ठीक है, मुंडी ऊपर करके सिर्फ सुबह तक छोड़ दें, अगर सुबह सिर्फ मुंडी बचे और नीचे से डिजोल्व, क्या कहलाएगा ये, सॉल्वेंट। लेकिन जब अगले दिन निकले, जब चबाता हुआ, तो क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट क्या हुआ, हु गॉट डिसॉल्व। इंसॉल्वेंट कौन हुआ, हाँ, मजाक था। सॉल्वेंट इज अ पर्सन इज केपेबल पे ऑफ हिज और हर डेट्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज देनदारियों को चुका सकता है टाइम पे, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोला जाता है। ये वो नमक नहीं है जो वाटर में सॉल्वेंट होता है, वो नहीं है ये, ठीक है। ये पानी नहीं है जो दूध में क्या हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो सॉल्वेंट कौन व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति विच हु कैन पे इट्स डेट। तो इंसॉल्वेंट क्या हुआ, उसका उल्टा, पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज और डेट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ये इंसॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, देखो ऐसा, कभी आपने ये देखा होगा क्या, एस के एंटरप्राइजेस ऐसा लिखा रहता है, और नीचे लिखा रहता है क्या, प्रॉप सचिन कुमार। क्या मतलब है प्रॉप का, प्रोपराइटर, क्या होता है इसका मतलब, प्रोपराइटर होता है, ठीक है। कई जगह पे लिखा रहता है मैसस एस के एंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या, मैस एम एम ऑब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, भाई देखो, ये होता है सैल्यूटेशन वाले वर्ड। हम क्या यूज करते हैं, मिस्टर यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, मिसेज यूज करते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, मिस यूज करते हैं, ठीक है। छुटकू बच्चा होगा तो क्या बोलते हैं उसको, मास्टर, ठीक है। पुराने जमाने में जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते थे ना, उन्हें मास्टर राजू, मास्टर विनायक ऐसे करके बोला जाता था,
बच्चे के लिए मास्टर यूज करते हैं मिस, है ना। इसको यूज किसके लिए बोलेंगे? वो लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, मिस बोलेंगे। मिसेस बोलेंगे क्या? शादीशुदा गृहिणी को। और मिस्टर बोलेंगे क्या? एक एडल्ट मेल को मिस्टर बोला जाएगा, है ना। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को जब आप इज्जत देना चाहें, उसके लिए शब्द होता है मैसर्स। मैसर्स शॉर्ट फॉर्म है किसकी? MESSERS, मैसर्स बोला जाता है। ये सैल्यूटेशन है किसी बिजनेस के लिए, मैसर्स SK एंटरप्राइजेस। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने नाम के, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अब जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले अपने ग्लोबल फाइनेंस के लिए यूनिवर्सिटी गया था। वहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम था बच्चन मिश्रा। सोचो, अमिताभ बच्चन, बच्चन तो सरनेम है, ठीक है। तो मुझसे बोले कि मेरा नाम बड़ा यूनिक है। मैंने कहा बताओ कैसे? मेरा बच्चन भी सरनेम है और मिश्रा भी सरनेम, मेरा नाम ही बच्चन मिश्रा है, ऐसा करके, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो एक मेजर कुमाऊं रेजिमेंट के परमवीर चक्र होल्डर मेजर शैतान सिंह, नाम ही शैतान सिंह, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और एक एक ने एक लड़की का नाम, जैसे आपने देखा ना एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, कौन कौन से वेंडर होते हैं, जिंजर और क्या होते थे, जेलीबीन, ऐसा करके, ठीक है। तो एक मैंने बच्ची देखी थी, उसका नाम था जेलीबीन सिंह। जेलीबीन सिंह मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम था बारबी सिंह, बारबी त्यागी। तो और एक पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिस बंदा था, उसका नाम था कर्नल, कर्नल सिंह, मतलब कर्नल ही नाम था उसका, नाम ही कर्नल था, ठीक है। कर्नल, कर्नल नाम था उसका, सोचिए, मतलब ही वाज अ कर्नल इन पोजीशन, नाम कर्नल था उसका। कैसे उसको प्रोनाउंस करते थे? कर्नल, कर्नल। तो ये बड़ा अजीब सी चीजें बन जाती हैं। लेट्स कम टू हियर, इस पे चले जरा पॉइंट। तो प्रोपराइटर बताया किसको कहते हैं भाई? बिजनेस के मालिक के लिए, ठीक है। थोड़ा आगे चले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मालूम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट की सिचुएशन पता चलती है और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। हाँ, ये आया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ये लोगों को पता नहीं होता इसका मतलब क्या होता है। इस वाले का स्टोर्स, ये जरा ध्यान से देखिए। अभी देखा किसी ने कि जब आपके पेरेंट्स की गाड़ी सर्विस होने के लिए जाती है, तो जब वापस आती है तो धूल मिट्टी राख कूड़ा, ठीक है, डस्ट कीचड़ से भर के आती है, ऐसा होता है ना? नहीं, तो कैसा होता है? साफ सुथरी चमचमाती वैक्स की पॉलिशिंग वॉलिशिंग होके आती है वो गाड़ी, आती है ना। और अंदर उसके अंदर फुट के नीचे एक ब्राउन पेपर से बना रहता है, जिसमें दो कदम बने रहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर विजिट अगेन, ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है जी। अब जरा समझना, ये जो ऑटोमोबाइल सर्विस देने वाले होते हैं, उनके पास लुब्रिकेंट्स होते हैं, वैक्स पॉलिश होती है, ठीक है, साबुन होता है, और क्या होता है, कॉटन के क्लॉथ होते हैं, कॉटन का कपड़ा होता है ना। क्या करते हैं वो? पॉलिश लगाने के बाद कपड़े से क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, उसके बाद चमकाते हैं उसको, ठीक है। तो ये लुब्रिकेट, सॉफ्ट सोप, ग्रीस, मोबिल ऑयल, ये सारी सारी जो फ्रिक्शन घटाने, देखना दरवाजों पे क्या लगा रहते हैं, ग्रीस लगी होती है ना दरवाजों पे, ताकि फ्रिक्शन चू चू ना करे दरवाजा। बोनट के हिस्से पे ग्रीस लगाते हैं, इनको स्टोर्स बोला जाता है। ये कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम मतलब नहीं हो गया, जब मैनेजर खाली हो तो क्या करा, वो ग्रीस को अपने ब्रेड में लगा और खा गया, ऐसा नहीं होता। कंजम्पशन मतलब यार यूजिंग इट, प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ये स्टोर्स होते हैं। डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। लुब्रिकेंट हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, है ना, कॉटन हो गया। जैसे मेरी क्लास में मैंने क्या कर रखा, टॉयलेट क्लीनर रखा हुआ है, फिनाइल रखी हुई है, पोछे होते हैं वो रखे हुए हैं, झाड़ू रखे हुए हैं, ये सब का क्या काम है, ये यूज होंगे, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम, इनको स्टोर्स बोला जाता है। एक और टर्म आपके पास आएगी, स्पेयर्स। व्हाट आर स्पेयर्स? ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके पास, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्या होता होगा स्पेयर्स? स्पेयर पार्ट्स, आपकी मशीनरी चलती है, स्पेयर पार्ट। आपने देखा ना गाड़ी के अंदर स्टेपनी होती है, टायर स्पेयर होता है ना वो, तो ऐसा करके उनको, ये स्टोर कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, स्पेयर होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, ये यूज हो सकती है। लुब्रिकेंट्स, सॉफ्ट कॉटन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब क्या होता है आपका। अब यहाँ ब्रह्मपुत्र में जाए, एवरग्रीन वाले के पास, देखा उसने क्या कर रखा होता है, एक मशीन में, जिसमें क्या होता है, पैकिंग पेपर लगा रखता है, ऐसे फाड़ता है उसको, ऊपर रखता है, टेप स्टेट से टेप लगाता है, बंद करता है। और फिर दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं वो लोग, प्लास्टिक कवर डाल के एक मशीन के अंदर गर्म होने के लिए डाल देते हैं, देखा ना, प्लास्टिक कवर होके निकलता है वो। तो वो प्लास्टिक, वो पैकिंग मटेरियल, वो टेप, सेलो टेप,
ये सब क्या कहलाएंगे, और खाली डब्बे स्टोर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, पैकेजिंग मटेरियल उनका स्टोर्स कहलाएगा। ठीक है। अब जरा टर्नओवर समझिए। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। कहते हैं ना किसी बिजनेस की टर्नओवर $5 बिलियन है, टर्नओवर कहलाती है किसको? टोटल सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कहते हैं। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं पता है? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, मुर्गा। लेकिन आपका पोल्ट्री का बिजनेस है तो मुर्गियां आपके लिए क्या हो गई? लाइव स्टॉक है। आप शेफर्ड है, आपकी भीड़ है, आपकी उनकी ऊन बेचते हैं तो क्या कहलाएंगे? आपकी लाइव स्टॉक है। ठीक है। आपको जू है, जू के अंदर जो आपके जानवर है वो क्या कहलाएंगे? आपकी लाइव स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है। पुराने जमाने में एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या यूज करते थे लोग? हाथी, घोड़े, तांगा, वो यूज करते थे। तो घोड़ा और गाड़ी, हॉर्सेज एंड कार्ट्स। हॉर्स कहलाता था लाइव स्टॉक। कार्ट तो आपके लिए क्या होती थी? ऐसे देखते हैं, गुल्लक कार्ट। बैलगाड़ी। तो बैल क्या होते थे आपके लिए? लाइव स्टॉक। गाड़ी आपके लिए क्या होती थी? एसेट्स होती थी। ठीक है। ये वाला। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और अच्छा सा पार्ट। ठीक है। ये बड़ा समझना ध्यान से। चलिए जरा समझते हैं। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, एक मैं आपके सामने चीज बता दूं, जरा ध्यान से समझना। यहाँ और चीज समझिए। मुझे बताइए, स्टॉक और कॉमन स्टॉक, इसमें फर्क बताइए क्या होता होगा? किसको बोलते हैं स्टॉक, किसको बोलते हैं कॉमन स्टॉक? बोलिए। स्टॉक जो सिर्फ आपका, कॉमन स्टॉक जो सबका, है ना? ऐसे ही, ऐसे ही ना, लिटरली मीनिंग तो यही हो रहा है। एनीबडी टेल मी ऑनलाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक? क्या फर्क है दोनों में? समायरा बताए, वीरेन या अन्वेषा, स्टॉक और कॉमन स्टॉक में डिफरेंस है कुछ इधर से? नहीं? डॉक्टर जी ना इधर पड़ोसी, आप जरा समझना। स्टॉक होता है आप जो बनाते हैं, नहीं बिका वो आपके पास है। बोला था ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बोला था फिनिश स्टॉक। बोला था वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो बोला था। बोला था रॉ मटेरियल का स्टॉक। और बेटा कॉमन स्टॉक पता है किसको कहते हैं? शेयर्स को कहते हैं। जो मार्केट से आप शेयर खरीदते हैं अलग अलग कंपनी को, उनको स्टॉक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, तो फिर शेयर मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोला जाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप शेयर खरीदते हैं, क्यों बोलते हैं? शेयर एक्सचेंज क्यों नहीं बोलते, स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोलते होंगे? निकल रहा है जवाब, निकालो निकालो। हाँ, सिक्योरिटीज का नाम क्या होता है? शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। और शेयर डिबेंचर को मिला के स्टॉक बोला जाता है। इन्हीं को कॉमन स्टॉक बोला जाता है। अब जरा समझना मेरी बात। क्या आप किसी शेयर मार्केट से एक शेयर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। शेयर खरीदे जाते हैं बंडल्स में। ठीक है। उस बंडल को क्या बोलते हैं? उस बंडल को बोलते हैं ट्रेडिंग लॉट। ट्रेडिंग लॉट। जैसे एक कंपनी ने बोला कि भाई मेरे आप मिनिमम 10 शेयर खरीद सकते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग लॉट। ठीक है। और वो मतलब इफ शेयर्स आर बंडल्ड इन अ ट्रेडिंग लॉट, तब बन जाते हैं वो स्टॉक। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, शेयर एक्सचेंज नहीं कहलाता। क्योंकि इंडिविजुअल शेयर नहीं बेचा जाता। शेयर बेचे जाते हैं बंडल से। 10 का बंडल, 20 का बंडल, 50 का बंडल, 100 का, ऐसे बेचा जाता है। नहीं ले सकते? जाए करके दे कोशिश। अरे भगवान है हमारे को, 75,000, 80,000 का शेयर एक है, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो, अरे 80,000 का एक शेयर है भाई एमआरएफ का। मेरे पास एक वीडियो है एमआरएफ के शेयर का, कभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा कभी। ठीक है, 12th जब पढ़ाएंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको। व्हाट? बस थोड़ी सी देर और रह गई उसके बाद। ठीक है। तो बेटा समझिएगा, कॉमन स्टॉक शुड नॉट बी कंफ्यूज विद स्टॉक। स्टॉक होता है बिजनेस का स्टॉक, वो सामान जो आपका बिका नहीं उसे स्टॉक बोलेंगे। और जो कॉमन स्टॉक होता है इन्हें शेयर्स को बोलते हैं। शेयर जो कि बंडल में बंधे हुए होते हैं, ट्रेडिंग लॉट जिसे कहा जाता है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, स्टॉक मार्केट बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल शेयर नहीं खरीदे बेचे जाते हैं। उसको नंबर में पूछ लेना अपने पापा से कि शेयर एक खरीदा जाता है या ग्रुप में खरीदा जाता है। ऐसा करके होता है। ठीक है। चलिए देखिए जरा। तो हमने कहा था स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला था आपको? दो तरह की होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है इसमें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ एक चीज आ गई है, उसे कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है जी। इन्वेंट्री जो है स्टॉक की तरह से यूज होता है, सिनोनिम्स की तरह यूज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी मैं बताऊंगा आपको। केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर,
देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, चार तरह की होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर शब्द यूज करता है इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री किसकी? रॉ मटेरियल की। आपने सामान खरीदा, आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं, आपने कपड़ा खरीद लिया, आपने धागा खरीद लिया, आपने बटन खरीद लिए, बुकरम खरीद लिया, आपने बेल्ट पे लगाने के लिए खरीद लिया, लास्टिक खरीद लिया। होता है ना, कई जगह पेंट लास्टिक वाली होती है, फ्री साइज हो जाती है, वैसा खरीद लिया। ये क्या होती है? वो रॉ मटेरियल जो आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले होते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होती है। ठीक है। जैसे द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आती है क्या? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि आपकी पैंट कमीज बनाने की फैक्ट्री है, पैंटें आधी बन गई हैं, शर्ट आधी बन गई हैं, बेल्ट के लिए लूप नहीं लगा, जिप नहीं लगी है, ठीक है, शर्ट बन चुकी है, कॉलर नहीं फिट हुए, बटन नहीं फिट हुए, अभी काज नहीं बने उसके। ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे आपकी? ये क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। मतलब मटेरियल, जैसे क्लॉथ मिल है ना, उसके लिए क्या है? अनफिनिश क्लॉथ विल बी इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस। क्लॉथ मिल कपड़ा बना रही है, वो बन चुका है, रैप हो चुका है, पैकेट थान बन चुके हैं, लट्ठे बन चुके हैं, वो किनारे हो जाएगा। लेकिन जो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। फिर बोलेंगे हम क्या? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब बन चुका है, पूरा रेडी हो चुका है, पैकेजिंग में तैयार है, डिलीवर होने के लिए तैयार खड़ा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक। चलो, अब एक और बात बताइए मुझे, क्या कभी आप, लड़के लोग पैंट शर्ट खरीदने के लिए कौन कौन से शोरूम जाते हो? कभी गए? पीटर इंग्लैंड में गए, वैन यूज़ेन में गए, और लुई फिलिप्स में गए, ऐसे कुछ और कहाँ? ये मैं देसी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, फिरंगी ब्रांड्स की बात ना करना, मुझे उसका बिल्कुल नहीं पता। और वो फिरंगी एसेसरीज और जो फैशन होता है, वो लड़कियों के भाई कितने तूफानी होते हैं, सारे ब्रांड्स बहुत महंगे होते हैं, आई कांट, मुझे नहीं पता क्या होते हैं। तो लड़कों वाले की बात। कोई गया तुम में से कभी अपने पापा मम्मी के साथ या पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए गए कोई? पापा को मान लो शर्ट खरीदनी है, तो कहाँ जाएंगे? कौन से शोरूम में गए होंगे कभी? किसी को ध्यान, किसी को तुम में से किसी को? बोल तो यार, बोलो। कोई भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, किसी लड़के को, अपने कजन को जो कि 20-21 साल का, अगर आपको शर्ट देने तो कहाँ जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं गया। कभी कोई वैन वैन के, पीटर इंग्लैंड के, लुई फिलिप के, इनके कहीं किसी शोरूम में नहीं गया कभी? कोई नहीं गया? गए ना? तो वहां क्या मतलब वहां पोछे लटके होते हैं, झाड़ू लटके होते हैं, क्या लटका होता है उधर? कपड़े, ब्लेजर्स होते हैं, टी शर्ट होती है, पैंट होती है, कुछ डेनिम भी होती है, नॉन डेनिम भी होती है, सारा कुछ। लेकिन इसके अलावा वहाँ वहाँ मतलब हैंकरचीफ, रुमाल होते हैं, बेल्ट होती है, मेंस के इनर गारमेंट्स होते हैं उसे। ठीक है। उसके अलावा क्या होती है? कफलिंग्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, कितना कुछ होता है। पर तुम्हें लगता है क्या पीटर इंग्लैंड वाला, वो चमड़े की बेल्ट हो गया, वो अंडरगारमेंट्स हो गया, वो कफलिंग हो गया, ठीक है, मैन की ग्रूमिंग किट हो गया, वो बनाते होंगे क्या वो लोग? नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? बना बनाया खरीदते हैं। और बना बनाया खरीद के क्या करते हैं? बेचते हैं। क्योंकि आदमी जब अपना कपड़ा खरीदने के लिए जाता है, देखता बेल्ट, यार अच्छा चलो बेल्ट ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। सॉक्स भी दिख रहे हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। ठीक है। उसको शंडो बनियान चाहिए थी, वो भी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं उससे, उनके साथ साथ। ठीक है जी। आपने बहुत शानदार शर्ट खरीद ली, उसके साथ टाई खरीद लिया आपने। पीटर इंग्लैंड वाला टाई थोड़ी बनाता है, वो किसी और से बनवाते हैं उसको। तो ऐसा सामान जो बना बनाया खरीदते हैं अपनी दुकान में बेचने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोला जाता है उसे? स्टॉक इन ट्रेड। जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे, वो इन्वेंट्री कहलाएगी। कौन सी इन्वेंट्री कहलाएगी? रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की। लेकिन जो आप बना बनाया सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, आप मैन्युफैक्चरर हैं। पीटर इंग्लैंड मैन्युफैक्चरर है किसका? पैंट शर्ट का, टी शर्ट का, ट्राउजर्स का, ब्लेजर्स का। ठीक है। सॉक्स थोड़ी बनाता है वो। लेदर के बटुए देखे हैं आप लोगों ने? लेदर के पर्स दिखेंगे आपको वहां पर। ठीक है। छोटे मोटे परफ्यूम्स दिखेंगे आपको वहां पर, बेल्ट दिखेंगे आपको, और कितनी सारी चीजें दिखती हैं, एसेसरीज, अलग अलग तरह से टाइयां सजी रहती हैं वहां पर, वो सब दिखता है आपको वहां पर। ठीक है जी। कई बार तो क्या होता है, कैरी बैग भी दिख जाते हैं, कई बार छोटे छोटे ब्रीफ केस दिख जाते हैं वहां पर, वो भी दिखता है। तो ये क्या कहलाता है? स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। ठीक है जी। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो इन्वेंट्री के अंदर क्या चीजें आएंगी आपके पास? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री आएगी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आएगी, और एक और इन्वेंट्री आएगी, जो क्या होती है? बाहर से बना बनाया सामान खरीदा, उसकी इन्वेंट्री आती है। ठीक है जी। ऐसा करके चलता है। ठीक। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सब पढ़ के देख रहे हैं यहाँ पर।
मान लो आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है कि भाई मेरे पास कितना सामान बचा। ठीक है, तो क्या ध्यान देंगे? जैसे जनरली ये होता है कि मैं अपने गोडाउन में जाऊंगा, अपने स्टोर में जाऊंगा और फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूंगा। कंप्यूटर पे वेरीफाई कर लूंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूंगा। पैंट कितनी बची है, शर्ट कितनी बची है, ब्लेजर्स कितने बचे हैं, डेनिम कितना बचा है, नॉन डेनिम कितना बचा है। वैसा करके हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। भाई मान लो तुम्हारा कोई कस्टमर था, उसने बोला कि मुझे 5,000 शर्ट्स और 10,000 पैंट दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा डिलीवरी कब लोगे? कह रहे डिलीवरी एक हफ्ते बाद कर देना। मैंने कहा, ठीक है। सामान हमारे पास आ गया। अब जब हम अपना क्लोजिंग स्टॉक गिनेंगे तो क्या उसको अपना मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे ना। वो तो क्या हो चुका, बिक चुका है, उसका पैसा भी आ चुका है। तो जो सामान अब बेच चुके हैं, इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं इंक्लूड होता है। नंबर टू, गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आपने सामान खरीद लिया, आपके स्टॉक में आ गया, लेकिन अभी आपने उसकी एंट्री नहीं करी है। अगर एंट्री नहीं करी है, व्हेन यू इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक, यू कांट इंक्लूड दैट इन। उससे क्या हो जाएगी, सारी अकाउंटिंग गड़बड़ जाएगी, आपको नहीं लिख सकते हैं। तो दो चीजों का, जो सामान बिक चुका था लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, वो नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा है ही नहीं। और जो सामान बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं डाल सकते आप। अच्छा जी, ये लिखा है, फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। गुड्स सेंड टू कस्टमर फॉर सेल ऑन रिटर्न बेसिस। आपने कस्टमर को बोला कि सर हमारा ये नया प्रोडक्ट आया। कस्टमर ने बोला कि 50 यूनिट भेज दो भाई। हमने भेज दी। फिर हमने उसको बोला कि सर आप मुझे ना एक हफ्ते में बता देना कि आपको लेना नहीं लेना। लेकिन तीसरे दिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं। तो क्या वो मेरी सेल है? नहीं है। मेरा सामान किसी दूसरे के पास पड़ा हुआ तो मेरे तो स्टॉक कहलाएगा। पता चला एक हफ्ते बाद बोल रहा है कि भाई नहीं पसंद आया, ले जा अपना सामान। तो इट इज माई स्टॉक। ठीक है, सेल होगी, डिलीवर नहीं हुआ तो इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड्स सेंट टू द एजेंट्स फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एंड अनसोल्ड। हमने एजेंट को बोला 100 100 यूनिट ले जाओ और बेच देना, अगले हफ्ते हिसाब करेंगे। तो हर एजेंट के पास 100 100 यूनिट पड़ी है, किसी ने 20 बेची, किसी ने 30 बेची, किसी ने 10 बेचा, किसी ने 50 बेचा। जो अनसोल्ड बिका हुआ है वो हमारा ही, उसका नहीं है। गॉट इट? एजेंट का मतलब क्या हुआ? वो ले जाएगा, बेचेगा और कमीशन लेगा। 50 बेचेगा तो कमीशन, 100 बेचेगा तो कमीशन। ठीक है। एजेंट ने ऐसा थोड़ी करा, हमें पूरा पैसा दे दिया फिर लेके चला गया। ऐसा होता तो सेल कहलाती ना वो। एजेंट तो लेके चला गया, मीडिएटर है। बिका तो बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो वापस कर देंगे। ठीक है जी। और ये सबसे लास्ट पार्ट है इसका, क्या? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल मार्केट, विच एवर इज लेस। ये हम जब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। मतलब जो भी स्टॉक है आपको, उसको मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिस पर भी कम होगी, उस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि बड़ा समझिए, इन्वेंट्री की जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो साल के आखिर में होगी ना। अरे आपको साल के आखिर में पता चलेगा ना कितना बिका कितना नहीं बिका, तो उसकी वैल्यू लगाई जाती है साल के आखिर में, लेकिन एक प्रिंसिपल ध्यान रखा जाता है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट जो भी कम होगा उस पर हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री यहां देखिएगा। स्टॉक रेफर्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। है ना? हमने क्या करा, सामान खरीद लिया रीसेल के लिए। जैसे मान लो मैं स्टेशनरी वाला हूँ, ठीक है। मैंने पेपर खरीद लिया, मैंने पेन खरीद लिया, इरेजर खरीद लिया, स्टेपलर खरीद लिया, दुनिया भर के स्टेशनरी आइटम खरीद लिया। वो मेरे लिए स्टॉक है। मैं बना थोड़ी रहा हूँ उसको, मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहा हूँ। वो हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। और ये क्या लिखा है, which are lying unsold at the end of the accounting period. Whereas inventory is a wide term which includes stock also. इन्वेंट्री कहाँ यूज होगी? मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होते हैं वो यूज करते हैं। अगर मैं, आपने देखा होगा ना, दिल्ली के अंदर स्टेशनरी के कौन कौन से ब्रांड्स हैं बताएं जरा मुझे। लोटस, हंस, एक स्टेशनरी है बिट्टू स्टेशनरी, वो आपने देखा नहीं, दिल्ली में बड़ी पॉपुलर है। ठीक है। उसके बाद आईटीसी वालों को देखा होगा आपने, रजिस्टर आईटीसी के। और कौन कौन से होते हैं आप रजिस्टर यूज करते हैं? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, अलग अलग तरीके। ये मैन्युफैक्चरर है सारे के सारे। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर जो है, अगर वो अपनी शॉप में नटराज की पेंसिल्स वगैरह रखना शुरू कर दे तो वो उनके लिए स्टॉक बन जाएगा। जो उन्होंने खुद बनाया वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज बोला था ना मैंने, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, फिनिश की, सेमी फिनिश की, और स्टॉक इन ट्रेड की। तो इन्वेंट्री इज अ ब्रॉडर टर्म, स्टॉक इज अ नैरो टर्म। स्टॉक वो आइटम जो आप खरीद रहे हैं रीसेल के लिए। इन्वेंट्री मतलब आप मैन्युफैक्चर करने के लिए चीजें खरीद रहे हैं। कुछ बन गई, कुछ नहीं बनी, कुछ सेमी प्रोडक्ट, कुछ फिनिश्ड होता है। तो
इस चैप्टर के अंदर हमने सारी की सारी चीजों का डिस्कशन किया। अब आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे बताए। हाँ बोलो, डाउट है? ऑनलाइन ऑफलाइन में एनीबॉडी हैव एनी डाउट? इतनी सारी टर्म्स हमने, कितनी टर्म्स पढ़ चुके हैं भाई? देखो जरा, हम लोग यहाँ पर अराउंड 44 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हैं। इस पर कोई किसी का डाउट बनता है तो ठीक है। मैंने अपने स्कूल में कुछ बच्चों से पूछा, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? बताओ, फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल दिया था मैंने। बोलो। हाँ हाँ बताओ। नहीं, अरे नहीं भाई, ट्यूबलाइट नहीं। फिक्टिशियस, नहीं 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 नहीं, वो फिक्शंस होते हैं। अच्छा देखो, एक और चीज बता देता हूँ आपको। एक होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स बोलते हैं। फर्नीचर तो जिसपे आप बैठे हैं ये फर्नीचर है। फिक्सचर्स क्या है? वो एसी लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, वो पंखा लगा हुआ है, ठीक है, वो शीशा लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट्स लगी है सारी की सारी। ये सब फिक्सचर्स होती है, फिक्स। ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है ये फिक्सचर्स है। वो स्पीकर लगे हुए हैं, वो डिस्को लाइट लगी हुई है, ये सब क्या है आपके? फिक्सचर्स कहलाते हैं। फर्नीचर ये उनको मूव कर सकते हैं आप। वो रेड टेबल पीछे लगी है वो, ये सारी की सारी क्या है? फर्नीचर्स है, ठीक। फिक्टिशियस असेट्स बोला था मैंने आपके सामने, क्या? FI, फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने इसकी बात करी थी आप लोगों के साथ। ये बताइए क्या होते हैं? बोलो बोलो, शाबाश। नहीं, अधूरी, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, लोन थोड़ी था यार, वो लोन नहीं था, बोलो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने बताया था आपको, लॉसेस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस विच आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? दीज आर क्या? दीज आर अनरिटर्न ऑफ लॉसेस विच आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, उनको बोलते हैं। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शायद खरगोश कपूर नाच रहा था आपके लिए 3 साल के लिए, 2-2 करोड़ 6 करोड़ रुपया। 2 करोड़ तो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। 4 करोड़ क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो भी हमारी क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स होती है। ना तो ये टेंजिबल होती है, ना ये इंटेंजिबल होती है। एसेट्स होती ही नहीं, ये तो लॉसेस हैं, जिन्हें हम लाइबिलिटी साइड से उठा के कहाँ ला रहे हैं? एसेट साइड की तरफ लेके आ रहे हैं, उसे फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बड़े क्रूशियल टर्म, फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया, डिप्लीशन हो गया, वेस्टिंग। वेस्टिंग एसेट्स किसको बोला था मैंने अभी? नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। भाई आपके ऑयल वेल्स हैं, कभी ना कभी तो खाली होगा। गैस रिजर्वेयर्स है, कभी होगा। कोल माइन, गोल्ड माइन, ये सब क्या होती हैं आपकी? है ना? और डायमंड माइन भी होते होंगे कोई? होती है? नहीं, वो कोल माइन में, कोल माइन में निकलते हैं वो डायमंड। कोल माइन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। वो तुम तो चाइनीज चचा हो भैया, कुछ भी कर लो। हाँ, वो तो पर्ल्स जो होते हैं वो भी लैब में बन जाते हैं, है ना? लेकिन फिर भी जिन्हें पता होता है डिफरेंस, वो उसको लेके चलते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ पढ़ी थी। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनके बारे में पढ़ा था। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये अक्सर इस्तेमाल होंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। और करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसके बारे में, टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में पढ़ा था। इनमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें। कंटीजेंट, ओ कंटीजेंट लायबिलिटी भी तो बताया था मैंने, क्या था? फुटनोट के रूप में दिखाते हैं जिससे। हाँ, अरे केसेस नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। एनी लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उसे बोला जाता है क्या? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या क्या एग्जांपल दिए थे इसके मैंने? लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, आपने बिल डिस्काउंट कराया और उसकी पेमेंट ना हो पाई, वो क्या कहलाएगा आपका? कंटीजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग अगेंस्ट यू, मैंने बताया था ना, जो बीवी से करे प्यार वो, हाँ वो वाला, ठीक है। और गारंटी दे दिया आपने किसी को, और गारंटी जिसको दी वो भाग गया, तो किसको भरना पड़ेगा? आपको भरना पड़ेगा। लेकिन कब भरना पड़ेगा? जब वो बंदा भाग जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 3 पूरा किया, चैप्टर नंबर 2 पूरा किया। चैप्टर 3 के नोट्स आपके पास आ चुके हैं, लेके आइए। घर छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है ब्रह्मपुत्र के पास जो छोले भटूरे वाले, उनको भेज देते हैं नोट्स, ठीक है, वो कुलचे रगड़ के दे रहे होते हैं उस पे।
ऐसा नहीं करिए, ठीक है। कम से कम 12 तक तो रखिए ना संभाल के। यू हैव टू कीप इट विद यू। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि दो क्लास में बड़ी, थोड़ा क्लास बड़ी करते हैं, 1.5 आवर की। आई मैसेज उनमें हम वो आने वाले चैप्टर को पूरा करते हैं, बिकॉज आई वांट टू गो टू प्रैक्टिकल्स फास्ट। क्योंकि फिर आपके स्कूल में बहुत तेजी से चलेंगे, फिर आपके एग्जाम्स में आपको गड़बड़ होगी। ठीक है जी। सो आई आई थिंक आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।